हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधा, प्रबंध के महत्व को स्पष्ट करो, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन। और इसका सीधा सवाल आएगा और उसके पीछे लिखा हुआ होगा एनी 6 पॉइंट्स, मतलब कि कोई भी 6 बिंदु। तो आपको इन 8 पॉइंट के अंदर से, अब यहां पर नहीं कि सर हम तो 6 याद करेंगे, आपको पूरे के पूरे 8 याद करने हैं, ताकि आप एग्जाम में अगर 2 भूल भी जाए तो अपने सेफ हैंड पे चले, मतलब अपने पास कम से कम 6 पॉइंट तैयार रहेंगे। तो सवाल क्या है, प्रबंध के महत्व को स्पष्ट करो, या फिर कैसे पूछा जाएगा, प्रबंध क्यों महत्वपूर्ण है, कोई 6 बिंदु। इंग्लिश वालों के लिए व्हाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करो। तो भाई सबसे पहली बात है प्रतिस्पर्धा का सामना करना। मतलब क्या है, मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगा इस जो ये कंपटीशन वाला माहौल चल रहा है, जो ये प्रतिस्पर्धी युग चल रहा है, इसमें आपको मार्केट में टिके रहने में आपकी हेल्प करेगा। कैसे, फेसिंग कंपटीशन, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एवं कीमत। मतलब क्या हुआ, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एवं कीमत, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड कॉस्ट। भाई अभी के मार्केट में वही बंदा टिक सकता है, वही व्यापारी टिक सकता है जो अपना अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दे रहा है और जिसकी कीमत कंपैरेटिवली दूसरों से तुलनात्मक रूप से दूसरों से जिसकी कीमत क्या है, कम है। क्योंकि लोग क्या कहेंगे, देख यार इसकी जो ये प्रोडक्ट है ना, ये क्वालिटी में भी अच्छा है और इसकी कीमत भी क्या है, उस वाले प्रोडक्ट से कम है। तो कहने का मतलब मैनेजमेंट हेल्प्स यू इन फेसिंग द कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का सामना करने में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में प्रबंध आपका सहयोग करता है। नेक्स्ट, संसाधनों का विकास। अब संसाधनों का विकास से मतलब क्या है, तो आपको देखो यहां क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संस्था द्वारा संसाधनों का विकास। यहां पर यू होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको जो पहले ही मतलब जो उत्तराधिकार में जो संसाधन मिले हैं वो तो उसके पास है ही है, मैन मशीन आवर्स, मैन मशीन एम्प्लॉयज, कहने का मतलब ये सब कुछ है ही है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसने कितने संसाधनों का विकास किया, मतलब उसने ऑर्गेनाइजेशन ने खुद कितने रिसोर्सेज बनाए। आप यूं कह सकते हो, मतलब कि अपनी वर्किंग कैपेसिटी को कितने अच्छे तरीके से यूज किया, क्योंकि रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड है, और उनका यूज कैसा करना है, ऑप्टिमम। क्योंकि देखो भाई संसाधन आपके पास सीमित है और उनका प्रयोग भी कैसे करना है, उचित तरीके से करना है, ताकि सीमित संसाधनों से जितना उसका अधिकतम उपयोग है वो लिया जा सके और उसका पूरा फायदा उठाया जाए। थर्ड पॉइंट क्या है, संसाधनों का समुचित उपयोग, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज, सीमित संसाधन एवं सही प्रयोग। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, वापस वही जो ऊपर वाले में मैंने क्या बताया, आपके पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज होते हैं, तो वो तो रिसोर्सेज है ही है, उसको खुद के और रिसोर्सेज क्रिएट करनी चाहिए। जैसे आप रिलायंस का एग्जांपल हो, रिलायंस ने जब शुरुआत की तो सिर्फ एक छोटे से प्रोडक्ट के साथ की थी, उसके बाद अब जाके उसके बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ये बिजनेस कर रही है। तो उसी प्रकार से यहां पर इस पॉइंट में और इस पॉइंट में क्या फर्क है, संसाधनों का समुचित उपयोग में जो उसके पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और उनका कैसा यूज करना है, बेस्ट यूज करना है। थर्ड क्या है, नव प्रवर्तन एवं उसका प्रयोग, मतलब इनोवेशन एंड यूज, नई तकनीकें, नए तरीकों का प्रयोग करना। अब एक एग्जांपल देखिए, पहले अपन जो फोन यूज करते थे, मोबाइल फोन, वो कैसा होता था, नॉर्मल वाला फोन, कीपैड वाला फोन। लेकिन अब कैसा हो गया है, मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप की सुविधा आ गई है, मोबाइल के अंदर अपने वीडियो कॉल कर सकते हैं। कहने का मतलब देखो ये नई टेक्निक से क्या है, ये सब नए तौर तरीके हैं, तो आपको पुराने वाले जो तरीके हैं उनको भुलाना पड़ेगा और अच्छी टेक्निक, न्यू टेक्निक। और न्यू टेक्निक किसके लिए आती है, हमेशा न्यू टेक्निक लाने का एक ही उद्देश्य होता है कि जो आपका ग्राहक है, जो आपका कस्टमर है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जाए। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, जब कंज्यूमर को प्रोडक्ट क्वालिटी वाला मिलेगा। तो ये किसके द्वारा संभव है, नई तकनीकों के द्वारा। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब नव प्रवर्तन का प्रयोग किया जाए, मतलब नव प्रवर्तन का उपयोग किया जाएगा, मतलब जब इनोवेशन का यूज किया जाएगा, तो यहां पर ये बात तो फैक्ट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन को सफलता मिलेगी और अपना ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत ही मल्टीपल रूप में आगे बढ़ता जाएगा। अब आप एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लो रियलमी है, तो ये प्रोडक्ट आया, वरना पहले इंडिया में कौन सा फोन ज्यादातर चल रहा था, एमआई का चल रहा था, शाओमी का। अब कौन सा चलने लगा, रियलमी का, क्योंकि रियलमी प्रोडक्ट वो की वो प्राइस में बहुत ज्यादा फीचर्स दे रहा है। कहने का मतलब ये न्यू टेक्निक यूज कर रहा है, बताओ, कम प्राइस में ज्यादा फीचर्स। तो कहने का मतलब ये है, इनोवेशन का जब कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगा तो वो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेगा। अब हम आते हैं 5वें महत्व पर। 5वां पॉइंट क्या है, संगठन का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल एंड ग्रोथ
एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। पहला, अपने अस्तित्व का संरक्षण करना, दूसरा वृद्धि करना, तीसरा लाभदायकता मतलब ऑर्गेनाइजेशनल एग्जिस्टेंस, सेकंड इज व्हाट ग्रोथ एंड थर्ड इज व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी। और ये तीनों के उद्देश्य एक दूसरे पर निर्भर है। भाई जब ऑर्गेनाइजेशन संरक्षित होगा, जब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने अस्तित्व में रहेगा, तभी तो वो आगे ग्रो कर सकता है, तभी तो वो आगे वृद्धि कर सकता है। और दूसरी बात, जब वो प्रॉफिटेबिलिटी इन पे ही डिपेंड है, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तब प्रॉफिटेबिलिटी होगी। या फिर अपन यूं कह सकते हैं, अगर अपना जो व्यवसायिक उपक्रम है अगर वो लाभ कमाएगा तभी वो संरक्षित रह सकता है, तभी अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। तो कहने का मतलब, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा मैनेजमेंट हुआ तो वो ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में भी रहेगा, ग्रो भी करेगा और प्रॉफिटेबल कंडीशन में भी रहेगा। 6th पॉइंट क्या है? देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। देखो ये किस पे डिपेंड करता है? मांग एवं पूर्ति, प्रतिस्पर्धा, उद्योगों की स्थिति। जिस देश के अंदर उद्योगों की स्थिति अच्छी होगी, फेवरेबल कंडीशन में होगी, उस देश के अंदर उद्योग धंधों का और विकास होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जब लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। मांग एवं पूर्ति मतलब डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉपर बैलेंस रहेगा, और देश के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होगा, जिससे देश के सारे उद्योग धंधे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट करेंगे, प्रतिस्पर्धी वातावरण क्रिएट करेंगे, जिससे अपने देश का विकास होगा और अपने देश की जो प्रोडक्ट है वो एक देश से दूसरे देश, कहने का मतलब अपना इंडिया पहले इतना डेवलपमेंट वाले फेज में नहीं था, लेकिन जब 1991 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया, तब अपने देश के अंदर आर्थिक स्तर पर सुधार आए थे। 7th इज व्हाट? विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय। कहने का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, हितधारक। यहाँ पे इसमें मैंने आपको कल ही बताया था, मतलब कि एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 हिस्से हैं, कुछ तो अपने एक्सटर्नल में है, कुछ मतलब हितधारक बाहर है, कुछ हितधारक अंदर। हितधारक का मतलब यहां पर क्या है? मतलब डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब बताओ, एक ही व्यापार के अंदर स्वामी भी है, उसके कर्मचारी भी है, उसके निवेश। अब बाहर वालों में कौन कौन है बताओ? आपूर्तिकर्ता, सप्लायर्स है, उसके बाद गवर्नमेंट है, निवेशक है, इन्वेस्टर्स है। तो बताओ, हर एक डिफरेंट ग्रुप का डिफरेंट इंटरेस्ट है। स्वामी क्या चाहता है? अच्छा प्रॉफिट कमाना। एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं? अच्छी सैलरी कमाना। इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? अच्छा डिविडेंड मिलकर उनको अच्छा लाभांश मिले। गवर्नमेंट क्या चाहती है? मेरे को फॉर्म से ज्यादा क्या है? टैक्स मिले। तो कहने का मतलब ये सब कब संभव है? जब वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, जब उस व्यावसायिक फर्म का क्या होगा? विकास होगा। और विकास कब होगा? जब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा मैनेजमेंट हो रहा होगा। नेक्स्ट इज व्हाट? समाज में स्थिरता। अब एक बात ये भी है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है, जब वो इनोवेशन को यूज करेगा, जब वो न्यू टेक्निक को यूज करेगा, तो वो न्यू टेक्निक आखिर गिव एंड टेक वाला मामला है, मतलब लेना और देना। समाज कहां से, ये जो व्यवसायी है, ये जो बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिसोर्सेज कहां से ले रहे हैं? समाज से। तो वापस वो माल बनकर गुड्स या सर्विसेज के रूप में, मतलब प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में किस में जाएगा? वापस समाज में जाएगा। तो वो जो प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगा, जब वो सोसाइटी में जाएगा, तो लोग उसका उपयोग करेंगे। लेकिन वो उपयोग कैसा होगा? धीरे धीरे उस समाज में वो उपयोग में आना शुरू होगा। मतलब यूं नहीं कि वो प्रोडक्ट एकदम मार्केट में आया और सब लोग उसका प्रोडक्ट का यूज करने लगे। धीरे धीरे लोग उसके हैबिचुअल होंगे। कहने का मतलब कंटिन्यूटी धीरे धीरे आएगी। लोगों में उस प्रोडक्ट को यूज करने की जो ग्रहणशीलता है वो धीरे धीरे आएगी। और यहां पर एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू टेक्निक, कहने का मतलब लोग जो है नई तकनीक को धीरे धीरे स्वीकार करते हैं, एकदम अचानक से कोई स्वीकार नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए आप मोबाइल का, एकदम ये जो व्हाट्सएप वगैरह है, फिर वीडियो कॉलिंग है, यूं एकदम लोगों ने अचानक नहीं सीखा था, धीरे धीरे ये मार्केट में आया था। फिर एकदम क्या हुआ? अब इसमें कोई व्हाट्सएप चला तो अपन नहीं बोल रहे अरे यार ये क्या हो रहा है, अपन को पता है भाई ये व्हाट्सएप है। क्यों? समाज में उसको एक स्थिरता मिल गई है। अब सब लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप क्या है, ईमेल क्या है, इस तरीके से। आज ये पॉइंट हुआ आपका पूरा। प्रबंध के महत्व के अंदर जब आपका सवाल आए तो आपको 8 पॉइंट पूरे के पूरे याद करके जाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन 8 में से जब आप याद करके जाओगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे ओनली 6, केवल 6 बिंदु पूछे जाएंगे। तो आपको इन 8 को बहुत ही अच्छे से समझना है। और भी आपके कोई अगर कोई डाउट्स है, अगर मान लो आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये चैनल पूरा का पूरा RBSC को ही पूरा डेडिकेटेड है। अंत में यही कहूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एग्जाम आने से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें।
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।